तो आज हम एग्जाम के दौरान क्या क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, कुछ बातें आपको मालूम होगी, कुछ बातें आप पहली बार सुनोगे और उसको समझ के आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात, अभी से लेके परीक्षा के बीच में क्या करना है, तो आपको टाइम टेबल को देखना है। जिन सब्जेक्ट में आपको हॉलीडे मिल रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा दिन मिल रहे हैं उनकी प्रिपरेशन अब नहीं करनी है। जिनमें बिल्कुल छुट्टी नहीं है, एक दो दिन की छुट्टी है, उसकी प्रिपरेशन करनी है आपको। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब आपको रिसीट मिलेगी एग्जाम की एंट्री के लिए, जेरोक्स जरूर कर लेना है और जेरोक्स रखना है घर पे। कभी कभी क्या होता है, हम रिसीट लेके स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में गिर गई, हमारे पास दूसरी जेरोक्स हो तो तुरंत मंगाई जा सकती है, तो जेरोक्स जरूर कर लेना। तीसरी बात, एग्जाम के पहले जो पेन आप यूज करने वाले हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम लेटेस्ट नई नई पेन एग्जाम के अंदर वो नहीं करते, वो गलत है। थोड़ी सी पेन यूज की हुई होगी तो फ्री चलती है, एकदम न्यू पेन होगी, रिफिल न्यू होगी, तो उसको चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। इसलिए आपको जो भी पेन आप एग्जाम में यूज करने वाले हैं, वो दो तीन पेन थोड़ी सी चला चला के 5-5, 10-10 मिनट हर पेन से लिख के रखना है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको जो अगले दिन लेके जाना है वो सब शाम को ही एक जगह रख देने का। देखो, एग्जाम ऐसी चीज है जिसमें आपका मन स्थिर शांत होना बहुत जरूरी है। जैसे आज दोपहर में, या आप लोगों को कितने बजे एग्जाम है गुजरात बोर्ड की? 3 बजे। तुम्हारी रोज का टाइम क्या CBS? 10:30। अब एग्जाम के दिन हम सब चीज ढूंढने गए और कुछ नहीं मिली और हड़बड़ाहट हो गया, तो वो हड़बड़ाहट आपको डिस्टर्ब करती है। तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले ही कैल्सी, जो भी पेन है, जो भी कुछ आप लेके जा रहे हैं, इवन जो आप ड्रेस पहनने वाले हैं, वो भी सब एक साथ एक ही जगह रख देने का। यानी कि आपको उस दिन तैयार होते समय जरा सा भी वो ना हो, वो सब तैयारी एक दिन पहले ही कर देनी। कैल्सी को चेक कर लेने का 10+10 बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एग्जाम के दिन सुबह की बात करते हैं। आपको जैसे 3 बजे एग्जाम है, अच्छा उसके पहले बात करते हैं अपना नंबर देखने जाने की। अगर बहुत ज्यादा दूर नहीं है तो रिश्तेदार कोई जाना चाहता है तो भी देख के आ सकता है, और आपको भी जाना है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और दूसरी बात, आप कैसे जाने वाले वो देख लेने का। वॉकिंग डिस्टेंस से पैदल चल के जाना है, टू व्हीलर पे जाना है, साइकिल पे जाना है, तो आपको घर से स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है वो देख लेने का। इसका क्यों बोल रहा हूं वो आगे बताऊंगा। जनरली जब आप नंबर देखने जाओगे तो रूम बहुत कम स्कूल वाले खुला रखते हैं। हर दरवाजे के बाहर चिट लगी होती है और वहां नंबर लिखे होते हैं, तो उस रेंज में आपका नंबर है कि नहीं वो आपको वहां देख लेना है, बस उतना काफी है। टाइमिंग इसलिए बोला था मैंने, वो बाद में बात करते हैं। फिर आते हैं एग्जाम के दिन सुबह की बात करें। अब कुछ लोग क्या करते हैं एग्जाम के दिनों में, रात को देर तक पढ़ते हैं।
ध्यान रहे, हमें एग्जाम के दिन वी नीड फ्रेशनेस, फ्रेश माइंड वी रिक्वायर। आप जनरली जो टाइम पे सोते हो, थोड़ी लिबर्टी आधे घंटे पहले की, आधे घंटे बाद की ले सकते हैं। 10 बजे सोते 10:30 तक खींच सकते हैं। मैं ये समझता हूं एग्जाम के दिनों में हमें पूरे दिन एकदम फ्रेश रहना चाहिए। सुबह 6 बजे उठते, आधे घंटे पहले उठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जगना है। अब एग्जाम के दिन का जो स्टेप है, हमें अपनी पूरी एक्टिविटीज इंटरवल में करना है। उठे, मुंह धोया, 15 मिनट पढ़ो, ब्रश किया फिर पढ़ो, फिर नाश्ता किया फिर पढ़ो, ऐसे इंटरवल में पढ़ते रहना है, तो दिमाग को और आंखों को थकान नहीं होगी। दूसरी बात, पढ़ते समय एकदम शांत और काम तरीके से पढ़ना। जैसे कुछ लोग ये तरीका बिल्कुल नहीं करना। आप ये मत सोचना कि 1 मिनट में 2 मिनट का पढ़ लो, वो हड़बड़ाहट आपको परेशान कर सकती है। और इसीलिए एग्जाम के दिन जब उठो तो सीधे जिस ईश्वर को मानते हैं वहां जाके पहले यही प्रार्थना करना है कि आज मुझे पूरे शांत चित्त से एग्जाम दे दो। बहुत समय पहले की बात है, मेरे पास 2 लड़कियां थी और दोनों ब्रिलियंट थी और दोनों में भयंकर कंपटीशन था। और एक लड़की एक टीचर की बेटी थी और मैं दोनों को प्रोत्साहित करता था कि देख वो तेरे से ज्यादा ले आई, इसमें वो तेरे से ज्यादा ले आई। तो वो लड़की ने जो है अपने दिमाग में इतना ज्यादा मार्क्स के बारे में बैठा लिया, तो जिस दिन उसकी एग्जाम थी, वो स्टैटिस्टिक्स का पेपर था, उसके पिताजी छोड़ने आए और उसके हाथ पैर ढीले हो गए थे। मुझे एग्जाम नहीं देनी। क्यों? मुझे कुछ याद नहीं है। अरे तेरे साल भर इतने अच्छे नंबर आए, 90 ऊपर, मेरे को कुछ याद नहीं। अब उसके फादर टीचर थे, जिस स्कूल में नंबर आया था आधे टीचर जानते थे, वो सारे उसको समझा रहे, तो तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगा देते हैं, कुछ आइसक्रीम मंगा देते हैं। मान ही नहीं रही है, सुन ही नहीं रही है। तो एग्जाम में आपको ये बोझ लेके नहीं चलना है कि मुझे तो डंका बजाना ही बजाना है, मुझे तो इतने नंबर चाहिए ही चाहिए। कितनी बार क्या होता है, बच्चे अपने आप पर ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं और वो प्रेशर जब एग्जाम एकदम से नजदीक आती है, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। आपको 3 वर्ड याद रखना है, कम व्हाट मे, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी बात, हमें एग्जाम अच्छे से देनी है, लिखना है, सब है, लेकिन ये 12th की एग्जाम इज नॉट द लास्ट एग्जाम फॉर योर लाइफ। और ये जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम में बहुत अच्छा करते हैं वही बहुत सफल होते हैं। कई स्टूडेंट थोड़े कम मार्क्स भी लाते हैं, फिर भी आगे जाके बहुत सफल होते हैं। मैच्योरिटी कुछ बच्चों में बाद में आती है। तो इसलिए एग्जाम का टेंशन तो बिल्कुल लेके मत चलना। टेंशन और भय, अगर आप डर रहे हैं या टेंशन ले रहे हैं, तो आपकी जो औकात है, जो हैसियत है, जो कैपेबिलिटी है, वो आधी हो जाएगी। जब आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, आपने देखा होगा कि दिमाग, दिल, जबान, सब विचार सब साथ में चलते हैं। लेकिन जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो ये साथ में नहीं चलते और कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में डर आ जाता है।
तो आपको एग्जाम के दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि थैंक गॉड, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई करने का मौका तक नहीं मिलता, आपने हमको मौका तो दिया, इसका शुक्रिया। साल भर मैंने पढ़ाई की तो मेरा डिसीजन था, कम की वो भी मेरा डिसीजन था, और बिल्कुल नहीं की वो भी मेरा डिसीजन। तो मेरा डिसीजन है, तो अब जो होगा देखा जाएगा। आपको एग्जाम का जो पहला दिन है वो मैंने कहा था इंटरवल में सब काम एक्टिविटी करनी। दूसरी बात खाने के बारे में, कुछ लोग भोजराज भोजन के दास खूब जम के टिकाते हैं, वो भी गलत है। और कुछ लोग भूखे प्यासे एक बस जरा सा, वो भी गलत है। आपको न ज्यादा न कम, लेकिन खाना जरूर खाना है। दूसरा, अगर आपकी एग्जाम 3 बजे से है तो एग्जाम से 8-10 दिन पहले से ही आपको डेली 3 बजे से पेपर लिखना शुरू कर देना। सीबीएसई में अगर 10 बजे है तो डेली बैठ के 10 बजे आपको पेपर लिखना है। क्या होगा, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ। वो 3 इडियट का ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो वो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 3 से 6:15 के बीच में अगर आप, उसके 2 फायदे, एक तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओगे और आपको 3-3.25 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी। तो आपको डेली 3 से 6:15 के बीच में पेपर लिखना ही लिखना है, वो आदत डाल लेना है। अब कुछ बच्चे एग्जाम के दिन बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, पता नहीं वहां क्या है, कुछ 1 घंटा पहले पहुंच गए। अब होता क्या है, हर ग्रुप में एक गोपीचंद जासूस होता है, वो भयानक खबर देता है, तेरे को मालूम है इस बार का पेपर बहुत टफ आने वाला है। बहुत मजा आता है ऐसा बोलने में, तो अपने सुन के हैं, तो वो अजीब अजीब बातें दिमाग में घूमती है। अगर मान लो कोई दोस्त नहीं और आप खाली खड़े हो, तो एग्जाम के इंतजार में अच्छे विचार तो आएंगे नहीं, बुरे बुरे विचार आएंगे, क्या होगा कैसा होगा। इसलिए कभी भी एग्जाम के दिनों में एग्जाम हॉल पे बहुत जल्दी नहीं पहुंचना चाहिए। अब बहुत देर से भी नहीं पहुंचना चाहिए, घड़ी देखा और ये लेट हो गए। जहां आपको हड़बड़ी आई वहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, आपको तकलीफ हो जाएगी। हड़बड़ाहट तो उस दिन आनी नहीं चाहिए। और अपनी जो सांसें हैं वो गहरी चलनी चाहिए। हम लोग सांस लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता, छोटी छोटी सांसें। गहरी सांस हमको शांत रखता है। और कुछ बच्चे जैसे डैडी छोड़ने जा रहे हैं तो स्कूटर या बाइक एक्टिवा के पीछे बैठे, तो बैठे बैठे भी पढ़ रहे हैं। वो पढ़ नहीं रहे होते हैं, अपने दिमाग को मनाते हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, अपने को बीच। घर से जब निकलो सब रख। दूसरी बात, जो कुछ लेके जाना है आपने एग्जाम के दिन ही सब ढूंढना शुरू किया तो गारंटी से कुछ न कुछ भूल जाओ। और इसीलिए मैंने कहा एक दिन पहले से ही
सब एक जगह रख देना है, जो कपड़े पहनने वो भी रख देना है। अच्छा, कपड़ों से मुझे ध्यान आया, बहुत टाइट कपड़े और बहुत ढीले कपड़े नहीं पहनना। खासतौर से लड़कियां ढीले कपड़े पहनती फिर उसको सेट ही करती रहती पूरे दिन, तो उनका माइंड जो है वो कपड़े सेट करने में ही रहता है। कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, हो सके तो जितने अपने पास नए नए कपड़े, बस दीदी की शादी के लिए जो लहंगा सिलवा है वो मत पहन लेना, वो गलत लगेगा। अच्छे ड्रेस क्यों बोल रहा हूं, ये साइकोलॉजी होती है कि जब व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है अपने आप ही फ्रेश और रिलैक्स महसूस करता है, वो भी बहुत जरूरी है। एग्जाम हॉल पे कभी अभी क्या होता है कि हमारे टाइम पे एक ही स्कूल में नंबर आता था तो सारी एग्जाम वहीं देनी है। अब क्या हो रहा है, 3 सब्जेक्ट ये स्कूल में, 2 की उधर, 1 की इधर, ऐसे है। तो आपको दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेने का है कि, और देख भी लेना है और डिस्कस भी करना है। क्यों? आपका नंबर आया है फला स्कूल में, आप पहुंच गए कोई दूसरी स्कूल में, बस ये एक मामूली गलती आपके 10 मार्क्स बिगाड़ देगी उसको, क्योंकि तुरंत हड़बड़ाहट हो जाएगी। अच्छा, मान लीजिए आपने शुरू की 2 एग्जाम के लिए एक स्कूल में देख के आए, तीसरी एग्जाम दूसरी स्कूल में, तो कंफर्म पप्पा को या किसी को भेजने का कि वो देख के आए कि उस स्कूल में अपना नंबर किस रूम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पहले दिन वो लोग एग्जाम सेंटर के अंदर लेंगे आपको 225 से 30 के बीच में, और उसके बाद में वो लेंगे 225 से 230 के बीच में पहले दिन एंट्री होती है, और बाद के दिनों में 235 से 240 के बीच में एंट्री होती है। पहले दिन 15 मिनट पहले ही पहुंचना। तो आप जब नंबर देख के आओ तो देखने का आपको डिस्टेंस में कितना टाइम लगता है, उस हिसाब से एग्जाम के दिनों में जाना है। क्योंकि जल्दी जाओगे, वहां जो आपके संगी साथी होंगे वो उल्टी बातें जरूर करेंगे। आपको एग्जाम हॉल पे पहुंचने के बाद यह बात करनी है कि एग्जाम की कोई डिस्कशन नहीं करना है। दूसरी बात, मान लो किसी ने पूछा कि तुमने वो डेफिनेशन याद है, अब आपके दिमाग में आया कि मैंने तो याद ही नहीं। वो डेफिनेशन इस एग्जाम में क्या आने वाले 5 साल भी नहीं आने वाली है, पर आपको घबराहट उसने पैदा कर दी। इसलिए सेंटर पे पहुंच के पेपर की कोई डिस्कशन नहीं करना है। सेंटर के अंदर रूम में घुसने से पहले आपको अपने आप को पूछ लेना है टॉयलेट की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि अकाउंट, इको, बीओ जैसे सब्जेक्ट में टाइम की जो शॉर्टेज होती है, इसलिए उसमें तो आपको पानी भी थोड़ा एग्जाम के बाद ही जम के पीना है, कम ही पीना है। अब जो एग्जाम सेंटर में घुसे, अब आपको पेपर पे क्या क्या लिखना होता है? सीट नंबर, सब्जेक्ट,
मीडियम, सीट नंबर इन फिगर, इन वर्ड, ये लिखना होता है। और क्या चिपकाना होता है? बारकोड चिपकाना होता है। अब पहले दिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, 12th में 10th में तो बहुत बच्चे मिस्टेक करते, 12th में कम करते। देखो वो जो टीचर घूम रहा है उसकी गरज है कि आपने पूरा लिखा है सही कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ो। जब टीचर सप्लीमेंट्री में साइन करने आएंगे तो खुद बताएंगे यहां ये लिखो, ये लिखो। आपने गलत लिखा, फिर उसने ये क्या कर दिया, वो कोई को मौका क्यों देना वो डांटे और हमको अपसेट करे। दूसरी बात, बारकोड चिपकाने में मेरी एक्शन याद रखनी। ऐसे बारकोड पकड़ा और ये जो नीचे की उंगली है उससे पेपर को ऐसे टाइट करने का। क्यों? जब आप उसको ऐसे मोड़ते हो, पहले से वो पेपर पहला पन्ना मुड़ा हुआ होता है, उसमें हवा भर जाती है। आपको ये नीचे की उंगली से टाइट करके और इसको छोड़ना नहीं है, फिर धीरे से चिपकाना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये है, जब आप चिपकाने गए ये छूट गया हाथ से और वो सट करके कहीं भी चिपक जाता है, अब वो टेढ़ा चिपक गया। अब आप उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, सारे नाटक हो रहे, वो उखड़ेगा नहीं, हो टीचर को बुलाएं। तो बारकोड स्टिकर चिपकाने में बहुत ध्यान रखना है। बारकोड स्टिकर चिपकाने से पहले उसके ऊपर का सीट नंबर आपको जरूर देख लेना चाहिए। किसी और के कर्मों की सजा अपने को न मिल जाए। वो टीचर कभी कभी ख्यालों में खोए होते हैं, उधर से बांटने के बजाय इधर से बांटा और कहीं आपको गलत स्टिकर चिपका दिया, पकड़ा दिया। तो आपको पहले उसमें सीट नंबर देखना है। जल्दी क्या है? और मैंने क्या कहा, अगर नीचे की नोटबुक एकदम पूरी टाइट है तब तो आप जब चिपकाओगे आराम से चिपकेगी, लेकिन वो बारकोड स्टिकर बाद में लाते हैं, उसके पहले हम सब कुछ लिख चुके होते हैं। पन्ना थोड़ा मुड़ा होता है तो पहला पन्ना थोड़ा टेढ़ा होता है, हवा भरी होती है। तो जब आप उसको चिपकाने जा रहे हो तो आपको नीचे पहले ऐसे टाइट करना है और फिर उस पे बॉक्स के अंदर ही चिपकाना है। अब बॉक्स के अंदर चिपकाने के लिए इंच टेप लेके नहीं बैठना कि पूरा का पूरा अंदर ही आए। थोड़ा इधर इधर हो गया तो कोई चिंता नहीं, बच्चे उसको उखाड़ के फिर से चिपकाने की कोशिश करें। वो जो चिपक गया वो खाली रहने दो। खाकी स्टिकर से वो आपका आधा चिपका छुपाना है उनको, तो इसलिए थोड़ा इधर उधर हो तो चलेगा। दूसरी बात, आपकी जो मेन सप्लीमेंट्री होती है उस पे ऑलरेडी पन्ने नंबर लिखे होते हैं। मान लो मेन सप्लीमेंट्री 32 की है तो वो हर एक पे लिखी होगी। अब बात करते हैं, उन्होंने सप्लीमेंट्री बांट दी और अभी क्वेश्चन पेपर देना बाकी है। अब वो 7-8 मिनट या 10 मिनट का गैप, एकदम सन्नाटा, चपरासियों के भागने की आवाज, कहीं कुछ इधर ये ला वो ला, ऐसा कुछ सुनाई दे और हमारा दिल जो है धक धक करता रहता है। वो 8-10 मिनट लंबी सांसें, गहरी सांसें और ईश्वर का नाम लेने का, जो होगा देखा जाएगा, कम वॉट में वो 10-8 मिनट शांति से गुजारने। फिर आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। अब आपके पास यू हैव 15 मिनट्स। अब 15 मिनट का आपको यूटिलाइज करना है। आपके पास कौन बनेगा करोड़पति वाले कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चंस। देखो
generally you must feel that in accountancy or eco or BO time is not sufficient, right or wrong? तो आपको वो ये 15 मिनट बहुत हेल्प करेगी। क्या करना है, वो 20 क्वेश्चन पढ़ के उनके आंसर के नीचे छोटी छोटी बिंदी कर सकते हैं, लेकिन टीचर अलाउ नहीं करेगा। तो बिंदी ऐसी करनी है कि सिर्फ आपको नजदीक वाले को ही दिखाई दे। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे ही लिखने का समय होगा तो हमको न क्वेश्चन पढ़ना है न कुछ पढ़ना है, सीधे वो 20 आंसर लिखने। अब हो सकता है आपको 20 या जितने भी क्वेश्चन हो उसमें से 2-3 नहीं आते, उनको खाली छोड़ना है और बाकी को लिख देना है, ये इनको सोचेंगे बाद में। तो आपने हल्की सी टिक कर दी, अभी भी आपके पास टाइम बचा है। अब आपको वो क्वेश्चन पकड़ने हैं जिन क्वेश्चन में ज्यादा अल्टरनेटिव है कि 6 में से 4 करो, 5 में से 4 करो, या CBSE वाले वो क्वेश्चन पकड़ने जिसके अंदर और हो। तो आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा करना है। ये सब आपको वो 15 मिनट के अंदर करना है। अब अकाउंटेंसी के अंदर गुजरात बोर्ड में कितने क्वेश्चन है? पहला है 20 मार्क्स का, फिर है बी सबसे डिफिकल्ट 10 मार्क्स का, लास्ट F सेक्शन 11 के 2 22 मार्क्स के, उससे पहले वाला E 8 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, उसके पहले 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, उसके पहले 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। ये है। अब इसके अंदर ऑप्शन कहां है? लास्ट ग्रुप में नहीं है, F में नहीं है। वो 8 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आएंगे? 5। करने कितने होंगे? आपको यहां पे वो 15 मिनट में यहां यूज करना है कि मुझे कौन से 3 अटेंड करने। एक एडमिशन का होगा कि 2 होगा? 2 एडमिशन, 2 शेयर और एक रिटायरमेंट। कुछ लोगों को शेयर बड़ा डरावना लगता है, वो छोड़ देते हैं, लेकिन शेयर छोड़ सकते हैं, नहीं भी छोड़ सकते। कुछ लोगों का शेयर बड़ा फेवरेट भी होता है। अब वो आपको क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना। देखना ये 15 मिनट में आपका डिसीजन क्या होता है। कई बार हमारे पास जो ऑप्शन होता है और दोनों क्वेश्चन में जब हम कंफ्यूज होते हैं तो मुझे वो अमिताभ बच्चन वाला वो गाना याद आता है, आ रहा था नहीं जा रहा था, नहीं आ रहा था, ओफो आगे भी तो बोलो ना। तो क्या होता है, जैसे हमारे टाइम पे फिल्मों की टिकट मिलती नहीं थी। एक बार संजोग से मैं जा रहा था, बाजू बाजू में 2 थिएटर थे, इसकी भी टिकट खुली थी, इसकी भी टिकट खुली थी। अब मैं खड़ा खड़ा दोनों को देख रहा हूं, इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं। फिर एक थिएटर में गया, फिर उसकी पिक्चर में थोड़ा मजा नहीं आया, पूरे दिमाग में ये चलता रहा, उसमें जाता तो ठीक रहता। आपको डिसीजन बहुत सोच के लेना है कि 5 में से कौन से 3 अटेंड करने। इसके बाद आना है वो 4 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले। अच्छा, F सेक्शन कब छूना है? क्योंकि F सेक्शन इज कंपल्सरी।
दोनों 11-11 के कंपलसरी है। याद रखो ए सेक्शन जो है सबसे पहले करोगे आप, पर ध्यान ये रखना है कि बाजू में कोई टीपू सुल्तान हो, हम लिखे और वो लिखे, हम लिखे और वो लिखे, तो नहीं करने का। क्योंकि ए सेक्शन में अगर बाजू वाला पूरा पेपर आपसे उतार रहा है, वरना आपको क्या करना है, ए सेक्शन विद इन 3 to 4 मिनट में ए सेक्शन खत्म करना है। सीबीएसई में भी वही बात कि एक एक नंबर के जो भी हैं आपने पहले ही आंसर सोच रखे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये जो 20 क्वेश्चन है, इनके नंबर, कोई भी क्वेश्चन का नंबर आप लिख रहे हो, जैसे आप 3rd नंबर को पहले लिख रहे हो तो उसको अपना नंबर नहीं दोगे, नंबर तो आपको पेपर का ही देना है। तो 1 से 20 एक एक लाइन छोड़ के लिख दो। आपको ABCD वाला भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। ऐसा नहीं कि खाली A लिखा, B लिखा, C लिखा, ये नहीं। ABCD भी लिखो और बाजू में आंसर भी लिखो। मान लो 20 में से आपको 17 आते हैं, अभी 3 के लिए सोचना है, तो जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख दो उसको क्वेश्चन पेपर में टिक करना। दिखने में ये छोटी बात लगती है, पर ये बहुत बड़ी बात है। I remember one incident when I was in 3rd standard. One day I was appearing in the exam and I saw first time in my life all 5 blank, fill in the blank. I knew very well. मैंने बोला वाह मजा आ गया, fill in the blanks मेरे को 5 आती है। तो मैंने सोचा आंसर बाद में लिखता हूं, क्वेश्चन लिख के रख देता हूं, मेरा यह खजाना मेरे बाजू वाला लूट न ले। मैंने 5 लिख दिए, आंसर अभी भरे नहीं है। लास्ट में पेपर खत्म हुआ, पेपर दे दिया, बाहर आए, किसी ने पूछा इस खाली जगह, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखा? मैंने कहा आई फॉरगॉट दैट। Why did happen to me? Because that time I didn't do that tick mark. Whatever question you completed, tick it in your question paper. जो आंसर आप लिखते जाओ उसको टिक करते जाओ। नींद आ रही है? थोड़ा होता है ऐसा, लोरी जैसा होगा मेरे। ओके, या मेरा दिल जल रहा है। तो आंसर को आपको क्या करना है? टिक करना है। उससे क्या होगा, आपको ये फीलिंग, जैसे मैं आपको बताऊं बीएड के बारे में, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, 3 घंटे में करीब 24 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे बड़े। तो मैंने बांट रखे थे, फॉर 1 आवर 8 क्वेश्चन, 2 आवर 16 क्वेश्चन। सो व्हेन आई वाज राइटिंग इन 3rd आवर, और मुझे लगा 3rd आवर में मैं 22 क्वेश्चन पे पहुंच गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 2 ही क्वेश्चन बाकी और अभी तो हाफ एन आवर है। फिर मैंने पीछे क्वेश्चन पेपर को पलट के देखा, आगे 2 क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ रखे। तो आपको इधर क्वेश्चन सॉल्व करो, उधर क्वेश्चन पेपर पे टिक करो, ये जरूर करना। दूसरी बात,
हम जहां स्कूल, क्लासेस, कॉलेज में पढ़ते हैं, जनरली एग्जाम में अकाउंट की, जो भी अकाउंट बनाते हैं उसकी हेडिंग या तो इम्प्रॉपर लिखते या लिखते ही नहीं है। याद रखना, वह मार्क्स कटेगा। क्या करने का, आपको अपनी टेक्स्ट बुक को आइडियल मानना है। उसमें जिसे अकाउंट की हेडिंग लिखी है वैसे ही आपको लिखना है। तो एग्जाम के पहले एक बार देख ही लेने का सभी चैप्टर में कि भाई कैसे लिखी जाती हेडिंग। कुछ बच्चों को जैसे भैंस लाल कपड़े से चिढ़ती है, वो एंट्री के नरेशन से चिढ़ते, और कुछ तो कसम खा के आते, मां कसम मैं नरेशन लिखूंगा ही नहीं, आई डोंट लाइक नरेशन। अभी एग्जाम हुई थी, बहुतों ने नरेशन लिखे नहीं थे, मैंने एक ही मार्क्स काटा। याद रखो, नरेशन लिखना अगर क्वेश्चन में क्लियर लिखा है नॉट नेसेसरी, तभी आप नहीं लिख सकते, वरना आपको हर एक में नरेशन लिखना। मैं तो ये भी कहूंगा, जहां भी एंट्री हो वहां नीचे भी टोटल जरूर कर ही देना है, तो इसको भी ध्यान रखना। अच्छा, अब पेपर के दरमियान जो आप लिखते हो, वो अगर 3 आवर्स की वीडियो बनाई जाए तो वीडियो कैसे बनेगी मैं बताता हूं। पहला घंटा, पहला आवर्स, बचपन, ये लिख रहे। दूसरा आवर्स ऐसे लिख रहे। तीसरा आवर ऐसा लगता ही नहीं कुर्सी पे बैठा है कि उठ गया है, क्योंकि तीसरे घंटे में पता चलता है कि जिंदगी छोटी है और काम ज्यादा है। तो फिर घोड़े पे बैठ के तबड़क 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 आपको दिमाग में, खास तौर से अकाउंट, इको, बीओ जैसे सब्जेक्ट में पहली मिनट से ही दिमाग में यह रखना है कि पेपर छूटने वाला है। क्यों भाई? पहले घंटे और दूसरे घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग अलग, और तीसरे घंटे में घोड़े पे बैठ के तबड़क तबड़क इतनी तेजी से। और सबसे भयानक ब्लंडर मिस्टेक जो आधे बच्चे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं तेजी से और लिखते हैं सिलोली सिलोली। कैसे लिखते हैं? आपको उल्टा करना है। क्वेश्चन पढ़ना है राजा की तरह, लिखना है सेनापति की तरह। मतलब क्या? देखो, अगर आपके दिमाग ने क्वेश्चन सही कलेक्ट कर लिया, फिर लिखने में आप मिस्टेक नहीं करोगे। आपने पढ़ने में ही गलत कर दिया, हड़बड़ हड़बड़ करके तेजी से पढ़ते, और वहां पे जैसे पूछा है गेनिंग रेशियो, अब हमने लास्ट में पढ़ा ही नहीं गेनिंग रेशियो। एक का आया -13 अपॉन समथिंग, वो सेक्रीफाइस। 2 का आया 9 अपॉन समथिंग, वो गेन। 4 अपॉन समथिंग, आप योर आंसर वुड बी 9:4। In last exam, nobody wrote that answer. Gaining ratio क्या होता है? पेंट बुशर्ट के साथ नहीं होता। 9:4 आपको लिखना था। आई डिडंट कट सिंगल मार्क्स, बट ये बता दे रहा हूं, वहां आपको सेक्रीफाइस और गेन नहीं निकालना था, आपको गेनिंग रेशियो पूछा है। तो जो दोनों का गेन आया, फिर उसको आपको
गेनिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए जो अब मैंने कितनी बड़ी संख्या बोली, पूरे गुजरात के आधे बच्चे दे डू दिस मिस्टेक। क्वेश्चन पढ़ते हैं सेनापति की तरह और आंसर लिखते हैं राजा की तरह। हमें उल्टा करना है, क्वेश्चन को चबा चबा के पढ़ना है, धीरे धीरे। ऐसा लगना चाहिए एक ही बॉडी के अंदर दो आत्मा बसी हुई है। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ रहे हो, आराम से। एज सुन एज यू गेट द प्रॉपर आंसर एंड यू स्टार्ट राइटिंग, फिर आपके अंदर सेनापति, फिर तेजी से लिखना चालू। तो कोई देखे कि ये पढ़ता तो कितने आराम से और लिखता तेजी से। फिर आते हैं अकाउंट की हेडिंग और लाइन खींचने। अब देखो, आपके पास 22 मिनट है, सॉरी 22 मार्क्स है, वो लास्ट वाला एफ सेक्शन। अगर आपने उसके लिए 1 आवर दिया, हटाया, फिर आपके बीच में जो 8 मार्क्स के 3 है उसको 1 आवर दिया 24 मार्क्स के लिए, तो बचे हुए के लिए कितना बचा? सिर्फ 1 आवर। इसका मतलब वो तभी हो पाएगा जब वो जो स्टार्टिंग का 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है वो 3 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आप लिख दो। अच्छा, ये बता रहा हूं कि जो एडमिशन रिटायरमेंट वाले हैं या शेयर वाले हैं, बहुत कम बच्चों के 20 मिनट में होते हैं। भाई तीनों तुम 20 मिनट में करोगे तभी तो 60 में हो पाएगा। और वो फाइनल अकाउंट और कंपनी का फाइनल अकाउंट हाफ एन आवर में करो, बहुत कम बच्चों का हो पाता है। आपको हेडिंग और लाइन में ही आप 5-7 मिनट खा जाते हो, ऐसे तेजी से सटासट लाइन खींचने की। और दूसरी बात, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कि नहीं वो अंदर पहले पढ़ के नक्की करना है। तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रो और कैपिटल तीनों एक पेज पे, और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आमने सामने, ऐसे तेजी से बनानी है। याद रखना 3 मिनट की में हेडिंग और लाइन होनी चाहिए। तो अकाउंट के कोई भी चीज को आप बनाते हो उसकी लाइनें खींचने, हेडिंग का कोई मार्क्स नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने नहीं लिखा है तो मार्क्स कटता है। दूसरी बात, टोटल जो होता है उसके ऊपर एक लाइन और नीचे 2 लाइन। ये ज्यादातर घर के बाहर सोता है सूजन, ऊपर छत नहीं होती, तो टोटल के नीचे तो 2 लाइन करता है, ऊपर लाइन ही नहीं करता। बोले मैं खुले आसमान में सोता हूं। टोटल के ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन का मतलब होता है कि ये पूरा हो गया। कोई भी एंट्री लिखो तो उसमें हर एंट्री के बाद पूरी लाइन मत खींचना, सिर्फ नरेशन के नीचे ही लाइन आनी चाहिए। आपको जब भी बजे बेल, आपको अपनी घड़ी से मिला लेना है कि उसका टाइम क्या, भले अपनी घड़ी आगे पीछे हो। वहां पे उसने 3 बजे घंटी बजाई, हमारे 10 पास 3 हो रहा है, कोई बात नहीं, अपने को पता है, वो सेट करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब जब घंटी बजे आपको अपनी घड़ी देख लेनी। कभी कभी घड़ी सो गई हो तो हम तो मस्ती में लिख रहे हैं, तो वो मिलाते रहने का कि घड़ी भाई सही चल रही है कि नहीं। अब गुजरात बोर्ड में जो बच्चे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, 12,000 प्लस 200 करना है। 12,000 में तीसरा जीरो अभी टाइप भी नहीं हुआ,
1200 किया, फिर प्लस 200 कर दिया। आपको 12,000 टाइप करके वहां देखना है कि 12,000 आ गया है कि नहीं डिस्प्ले में। हम क्या करते हैं, यहीं दबाते रहते, वहां देखते ही नहीं है, तो वो ध्यान रखना। फिर जिन पेपर में बच्चे ज्यादा सप्लीमेंट्री लेते, तो क्या करने का, जैसे ही सप्लीमेंट्री लो उस पे टॉप पे 1 2 3 4 ऐसे लिखते रहना है। क्योंकि होगा क्या, जब लास्ट की 10 मिनट होगी और वो थ्रेड से बांधने को बोलेंगे, अब हमारा बहुत सारा बाकी पड़ा है और हमको बांधने को मैडम या सर डांट रहे, और हम जो है ढूंढ रहे हैं कि पिक्चर की स्टोरी में अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। आपने अगर सप्लीमेंट्री पे नंबर लिख रखे तो सीधे देख के बांध सकते। और दूसरी बात, अगर ज्यादा सप्लीमेंट्री है तो सारी सप्लीमेंट्री अपने कब्जे में रहनी चाहिए। कभी कभी खाए भीम और जाए शकुनी ऐसा हो जाता है। आपने सप्लीमेंट्री इधर कहीं रखी है और उसमें से किसी बाजू वाले ने एक सप्लीमेंट्री निकाल के वो कॉपी कर रहा है और सर ने पकड़ लिया, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा और आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। दूसरी बात, क्लास में अगर कोई सर या मैडम ढीले पोचे आ गए, तो बगासे चालू हो चुके हैं, जल्दी खत्म करना पड़ेगा। ढीले पोचे आ गए तो बच्चे क्या सोचते हैं, वो तो कुर्सी पे बैठे, कोई देख ही नहीं रहा, ऐसे देख देख के, ऐसे देख के, ऐसे देख के लिखते रहते। ध्यान रखना, वीडियो रिकॉर्डिंग सतत चालू रहती है। आपकी नजरें घूम सकती है, चेहरा घूमेगा तो वीडियो में पता चल जाएगा। इसलिए जैसे एक किस्सा बताऊं, एक क्लास के अंदर एक सर दरवाजे पे खड़े रहते थे और आंसर बोलते रहते थे। वीडियो रिकॉर्डिंग में पकड़ में नहीं आया, और वो डीओ ने पकड़ लिया कि सारे के सारे बच्चे सप्लीमेंट्री का पन्ना एक साथ कैसे पलट रहे, ऐसे पकड़ में आया। तो कहने का मतलब, कोई भी दुस्साहस मत करना। शरीर के विभिन्न जगहों पे कापली चिपका के मत ले जाना। चेकिंग में पकड़े गए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। अब एग्जाम की आखिरी 10 मिनट में आपको सप्लीमेंट्री बांधनी है। वो जो हर सप्लीमेंट्री को आप लो, उसके अंदर भी सब्जेक्ट, सीट नंबर, डेट, ये सब लिखने को होता है। आपको सीट नंबर कंपलसरी है और वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, उसमें खाली फिगर में लिख देने का, जल्दी जल्दी। अब सप्लीमेंट्री मांगते समय क्या करते हैं बच्चे, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, वो सोचते हैं जब मैं लास्ट लाइन लिख लूंगा फिर सप्लीमेंट्री मांगूंगा। आपको क्लास का माहौल देखना है। अगर क्लास में सारे धड़ाधड़ सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं तो आधा पेज बाकी हो तभी मैम को या सर को, सर सप्लीमेंट्री ऐसे बोल देने का। वो क्या होगा, तो सर या टीचर को याद रहेगा कि आपने सप्लीमेंट्री मांगी है। वो 3-4 को देखे आपसे पूछेंगे, तब तक आपने 4-5 लाइन लिखे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप लास्ट लाइन के बाद में करोगे और वहां हड़बड़ाहट मची है, तो उसको देंगे, उसको देंगे, उसको देंगे, फिर आपका नंबर आएगा। तो 5-7 लाइन बाकी हो
तभी सप्लीमेंट्री को बोल देना है। सप्लीमेंट्री मांगते समय कई बार वो उन लोगों को भी तुम्हारा सीट नंबर वहां लिखना होता है, वो तुम्हारा नंबर पूछेंगे लास्ट के 3 डिजिट, तो वो आपको बोल देना है कि ये मेरा डिजिट है। मेन सप्लीमेंट्री में जब आप वर्ड में लिखो तो ऐसे नहीं लिखना कि 1,20,70,565, उसको लिखना है 156 ऐसा करके लिखना है। आखिरी 10 मिनट में जब सर या टीचर तुमसे पेज नंबर पूछे तो बेवकूफों की तरह पेज नंबर गिनने नहीं लगने का। मैं टेक्निक बताता हूं। मान लो मेन सप्लीमेंट्री 32 पेज की है और आपने 4 सप्लीमेंट्री ली है। अब एक सप्लीमेंट्री में 4 पेज हुए तो 3 सप्लीमेंट्री के 12 + 32 वो तो जोड़ ही देना है। आखिरी सप्लीमेंट्री में आपने 2 पेज भरे, वो जोड़ के बोल देना है, क्योंकि वो लास्ट पेज नंबर पूछेंगे आपसे। फिर जब बेल बजेगा उसके पहले वो लोग खाकी स्टिकर देते हैं, वो आपको बारकोड स्टिकर उस पे बारकोड पे चिपकाना होता है। तो एक लड़का जो है दूसरे को बता रहा था कि मैं छोटा था और बिना कपड़े के नहा रहा था, तो पड़ोस वाली आंटी आ गई तो मैंने ऐसे करने के बजाय ऐसे कर दिया। आपको खाकी स्टिकर जो सीट नंबर होता है उस पे चिपकाना है, वो बाजू वाले पे चिपका देते हैं। मतलब ये बारकोड स्टिकर है, आधा खुला रखना होता है, आधा छुपाना होता है। तो जो सीट नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर चिपकाना होता है। तो ये ध्यान रखना है। कई बार बच्चे गलती से जब आंसर सीट देते हैं, एक बार हुआ था मेरे साथ, क्वेश्चन पेपर दे दिया और टीचर ने भी ले लिया, फटाफट रख दिया। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देना है, आंसर सीट देनी। अब आते हैं पेपर से बाहर निकलने के बाद। पूरा जब स्कूल से बाहर निकलते हो हा होता है, बाहर निकलते ही बच्चे शुरू हो जाते हैं, तूने कितना किया, ये किया, वो किया, और फिर हाथ से दिल टूटने शुरू हो जाते। इसको मैं कैसे बोलता हूं, जैसे आप अभी तो खैर सभी फिल्मों की टिकट मिल जाती है, पहले टिकट नहीं मिलती तो लाइन में खड़े और ऐसा लगता है कि नंबर आएगा कि नहीं। तो बच्चे आदमी क्या करता था, आगे वाले को ऐसे हाथ से धक्का मारता था। ऐसे धक्का मारने से वो आगे वाला गायब हो जाएगा क्या? अरे मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। आप कुछ कर सकते हो तो शांति से खड़े रहो। ऐसे आपको बाहर निकलने के बाद खाली इतना ही पूछ सकते हो, कैसा गया, ठीक गया, अच्छा गया, बस खत्म। ज्यादा डिस्कशन से बेनिफिट कम और नुकसान ज्यादा होता। अब 3 से आपका पेपर खत्म होगा 6:15 को। आपको जल्दी से जल्दी 6:45 तक घर पहुंच जाना है, क्योंकि ये एग्जाम के बीच में जितना टाइम होता है दैट इज वेरी प्रीशियस। और घर पहुंचने के बाद भले आप चालू दिनों में 4 दिन में एक बार नहाते हो, उस दिन तो घर पहुंच के तुरंत नहाना है। अरे भाई ठंडा नहीं तो गर्म पानी से पर नहाना जरूर है। और नहाते समय वो जो पानी शरीर से जा रहा है उसको बोलने का ये अकाउंट का मैल है, या जो भी सब्जेक्ट आज आप देख के जा रहे हो,
ऐसा बोल देने का 2-3 बार कि बस खत्म। और 7 o'clock पे आपके पास दूसरे सब्जेक्ट की बुक हाथ में आ जानी चाहिए। ये पहले से फिक्स करना। क्या होता है, बच्चे इतने ढीले रहते हैं कि धीरे धीरे कई बार तो रात को पढ़ते ही नहीं है। और मैंने एक चीज और नोट की, जैसे अभी मैंने कहीं देखा था एक व्हाट्सएप पे, एक लड़का वो जो कॉर्न सेकते हैं वो कॉर्न सेक के बेच रहा था और उसमें 10 रुपए छुट्टे देने थे। तो उसने हटाई, वो जो कपड़ा पड़ा था नीचे से 10 रुपए का सिक्का दिया, तो वहां बुक पड़ी थी। तो वो उस आदमी ने पूछा ये बुक क्यों है? बोले कभी कभी कस्टमर नहीं आते तो वो जो टाइम मिलता है मैं बैठ के बुक पढ़ता हूं। तो वो बच्चा राह देखता है कि कब टाइम मिलेगा और कब पढ़ूंगा। और जिन बच्चों के पास करने को कुछ नहीं है वो पढ़ते ही नहीं है। वैसा ही एग्जाम के दिनों में होता है। देखो आप जनरली फील करना, जिन एग्जाम के बीच में छुट्टी नहीं होती या कम होती है उसमें कभी कभी ज्यादा स्टडी हो जाती है। और जिसमें लगे ना 3 दिन की छुट्टी है, 4 दिन, अरे पढ़ते हैं और उसमें सर्र करके सारे दिन गुजर जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि बीच में जो दिन है वो गुजरने नहीं चाहिए। तो 7 o'clock पे अगले दिन की बुक आपके हाथ में आ जानी चाहिए, ये ध्यान रखना। अब एडमिशन रिटायरमेंट के लिए एक चीज और बता दूं, जैसे सिर्फ आने वाले का शेयर और कुछ नहीं दिया है, तो जो ओल्ड होता है वही सेक्रीफाइसिंग और वही गेनिंग होता है। अब ये आपको निकालना है कि नहीं निकालना है, तो जगह छोड़ने की और सॉल्व कर देने का, लास्ट में जब टाइम बचे तब निकालना है, वरना क्योंकि टाइम ही नहीं बचे तो क्या करो। अकाउंट के अंदर आपको पहले ए सेक्शन करना है, उसके बाद 8 मार्क्स वाला करना है, उसके बाद 3 मार्क्स वाला करना है। 3 में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? नहीं, टोटल कितने होंगे? 6। बेवकूफ, 9 बोल रहा है कोई। 6 में से कितने करने हैं, इसलिए वो करना है। फिर आपको 4 मार्क्स वाला करना है, कितने होंगे? 4 में से। तो ये सब ऑप्शन के 5 में से 3। सेकंड लास्ट में आपको रखना है एफ सेक्शन और सबसे लास्ट में रखना है बी सेक्शन। अब सर बोले मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूं फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में दोनों क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, तो वो आपको पहले तभी करना है जो बहुत अच्छे से आता हो। वरना क्या होगा, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं की तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं उसको बाद में बोल रहा हूं। दूसरी बात, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, बैलेंस शीट हो, एसेट का टोटल लिख के लायबिलिटी के टोटल के नीचे लिख देना। आपको चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी गड़बड़ होती है वो लायबिलिटी के टोटल में होती है। मान लो गड़बड़ है तो तुम क्या कर लोगे, और नहीं है तो क्या कर लोगे। और वो जो टोटल आपको मैच करना है वो लास्ट में टाइम बचे तो करना, वरना एसेट का टोटल उठा के लायबिलिटी के टोटल के नीचे लिखना है। एग्जाम के बाद मेरे को मैसेज करना है कितनी बैलेंस शीट का टोटल मैच हुआ।
तो ये हो गया अकाउंट के पेपर की बात। इको बीओ के पेपर के बारे में बता दो। अब इको बीओ के पेपर के अंदर क्या होता है, आधी जो है सप्लीमेंट्री को मोड़ देते हैं और फिर एक एक लाइन में 3-3 शब्द लिखते, 3 वर्ड्स। देयर आर ओनली 3 वर्ड्स इन ईच लाइन एंड दे थिंक वाह हाउ मेनी सप्लीमेंट्री आई हैव फील्ड टुडे। अरे वो पेपर सेटर बेवकूफ थोड़ी है, ज्यादा सप्लीमेंट्री को मोड़ना नहीं है, थोड़ा दूर दूर जरूर लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं लिखना है। मैंने देखा था एक बार एक लड़का एक लाइन में 2 शब्द लिख रहा है और एक एक लाइन छोड़ के लिख रहा है, एक एक लाइन छोड़ और 10 सप्लीमेंट्री भर रहा है। वो पेपर सेटर इतने पन्ने पलटे, हाथ दुखेगा, काट कूट के रख देगा। तो आपको वो ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपको सप्लीमेंट्री भी भरनी है। मैं टेक्निक बताता हूं। कई बार क्या होता है, नीचे 3 लाइन पहले आंसर खत्म हो जाता है, आपको जानबूझ के वो 3 लाइन लिख के पीछे 2 लाइन और लिखने की आंसर की। अब उससे क्या होगा, पूरा पेज आपको कोरा छोड़ने का यू हैव राइट, क्योंकि बिकॉज न्यू क्वेश्चन शुड बी रिटन ऑन न्यू पेज। तो इस तरह से आपको कभी भी लास्ट लाइन पे आंसर खत्म नहीं करना है, हमेशा पीछे ले जाके खत्म करना है। इको बीओ के अंदर मान लो कोई क्वेश्चन में 9 पॉइंट है और आपको 7 ही याद है, तो जो पहला लिखा है उसी को दूसरे वर्ड में 8 में लिख देने का, वहां इजी यहां लिखने का, नॉट टफ। एक उदाहरण दिया तो क्या है कि उसी को थोड़ा सा वो देखे कि 9 लिखे हो। इको बीओ के अंदर जनरली टीचर रीड ओनली मेन पॉइंट, दे डोंट रीड कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपको अंदर की बातें ज्यादा नहीं पता है तो भी उसी से संलग्न कुछ न कुछ लिखते रहने का। मेन है, मेन पॉइंट आपको सारे लिखने चाहिए। वो ऐसे चेक करते हैं, ऐसे ऐसे तो कंप्यूटर भी चेक नहीं कर सकता इतनी तेजी से, तो वो मेन पॉइंट पढ़ते हैं, तो वो ध्यान रखना है। अब बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स का जनरली पेपर विद इन लिमिट टाइम में पूरा हो जाता है। अब कुछ बच्चों का पेपर 2.5 आवर में पूरा हो गया, तो वो शहंशाह की तरह, राजा की तरह ऐसे बैठ जाएंगे, फिर पूरी क्लास को देखेंगे। अगर सामने टीचर भोला भाला है तो बात भी करेंगे, ए तेरा हो गया, मेरा हो गया। ये सब नाटकबाजी नहीं करनी है, शो ऑफ सिर्फ मार्क्स से करना होता है कि मार्क्स कितने आएंगे। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या करना है, मान लो कि आपको एफ सेक्शन है, कितने क्वेश्चन होते हैं उसमें टोटल, और कितने करने हैं, आपको क्या करना है, 6 में से 4 किए, एक क्वेश्चन की वहां पे जगह छोड़नी है। ऐसे ही हर पेपर, हर उसके अंदर सेक्शन में आपको यही करना, हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करना है, पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चालू में नहीं करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर उसके बाद करना है। अब मान लो 4 करने, आपने 5 कर दिए, आगे के 4 में से सब में फुल मार्क्स है, एक में 1 मार्क कम है। टीचर हैज टू चेक ऑल आंसर्स और
जो आंसर ज्यादा मार्क्स का है वही गिने जाएंगे, इसलिए एक्स्ट्रा वाला भी आपको तभी कर लेना है। ये स्टैटिस्टिक्स की बात कर दी और मैंने बता दिया दूसरे दिन क्या करना है, वो भी बता दिया। आपको अगर किसी पेपर में, जैसे स्टैटिस्टिक्स में कितने दिन की छुट्टी है, तो आपको डेली 3 से 6:15 तक रोज पेपर लिखते रहना है। डेली आदत, बोलना इजी है, फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, बराबर है। और एग्जाम के बीच में जो स्टार्टिंग की 15 मिनट है वही सबसे खतरनाक है। वो माधुरी दीक्षित का गाना आता है, धक धक करने लगा। वो 15 मिनट संभाल लेना और जो पहला क्वेश्चन आप स्टार्ट करो वो सबसे जरूरी है। अगर उसका आंसर मिल गया तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। तो उस तरह से सॉल्व करना है। और तो कुछ बात रही नहीं अब। रफ वर्क, जो भी आप रफ वर्क करते हो, कोशिश करने का क्वेश्चन के साथ में भी कर सकते हो कि उसके बाजू में कहीं पे नीचे या लास्ट पेज पे भी रफ वर्क कर सकते हो। कैलकुलेटर एकदम लेटेस्ट एग्जाम के एक दिन पहले वाला मत खरीदना। कैलकुलेटर वही होना चाहिए जिसकी आपको उंगलियों को आदत पड़ चुकी है। इसलिए ये नहीं कि मैं फ्रेश कैलकुलेटर खरीद के ले जाऊंगा। अब बात करते हैं 12th के बाद क्या। 12th के बाद आपका वैकेशन पड़ेगा। अगर बच्चे जो सीए करना चाह रहे हैं तो वो तो क्लासेस शुरू कर देंगे। जो नहीं करना चाह रहे तो यू आर ऑल आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। और मैंने देखा है बच्चा 12th कर लेता है बट ही कैन नॉट स्पीक अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश। आपको अगर कुछ नहीं कर रहे हो वेकेशन में तो इंग्लिश की प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे कोर्स है। और विदेशों में तो कॉमर्स के लिए अब ऐसे ऐसे लाइनें खुल चुकी है, पर उसके लिए आपका इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है। तो वेकेशन का उपयोग, या तो आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, नहीं तो फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू कर देना है। बराबर। सभी को मेरी तरफ से शुभकामना। बहुत अच्छे से एग्जाम दें और एग्जाम के दौरान बस यही याद रखना, कम वॉट में जो भी होगा देखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।